सो हेलो एस्पायरेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा चौथा क्लास है आज करंट अफेयर्स का। और बेसिकली हमने कल जो है डिस्कस किया था पॉपुलेशन वगैरह के बारे में, और आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज बहुत मेजर पोर्शन हम कवर करेंगे इस पूरे क्लास में। आज हम स्पोर्ट्स कवर करेंगे, अवार्ड्स कवर करेंगे, है ना। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो बेसिकली इसमें हम अवार्ड्स करेंगे, उसमें हम स्पोर्ट्स करेंगे। तो ये सारा सेक्शन जो है आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और फिल्म, हाँ फिल्म में भी हम कवर करेंगे। फिल्म वगैरह जो है, फिल्म हो गया, म्यूजिक हो गया, इन सबको हम कवर करेंगे इस वाली वीडियो में। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। और बिना किसी देरी के एक बात और, जो क्लास में पहली बार आया उनको मैं बता दूं कि हमारे क्लासेस, मेरी क्लास में क्या हो रहा है, 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं बीपीएससी के। ठीक है, तो हमने इसमें हिस्ट्री के जो है कर लिए हैं, और साइंस के भी कर लिए हैं, और अभी हम ज्योग्राफी का कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी चल रही है। ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे, मेरे चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस का। तो वहां से आज जाके आप देख सकते हो, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा और बहुत आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में। ये मैं श्योर कर सकता हूँ आपको। ठीक है, प्रीवियस 20 ईयर्स के पीवाई हम कर रहे हैं वहां पे। क्लियर है, आगे बढ़े। तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा जो आज का करंट अफेयर रहेगा, उसमें पहला जो करंट अफेयर है, एक बात और कि स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, कि ये जो पूरा करंट अफेयर है, ये जो पूरा पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दे दिया जाएगा। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। तो पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ये हाईलाइटेड पीडीएफ में दूंगा आपको। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। तो मेक श्योर करो कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। लिंक आपको कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। तो नीचे क्लिक करोगे तो आपको वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और सर्च करोगे जीकेजीएस बाय आयुष टेलीग्राम पे, तो वहां भी मिल जाएगा। मेरा जो लोगो है वो लगा होगा उस पर, है ना। तो वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। डेली क्लास वाइज मैं पीडीएफ वहां डाल देता हूँ। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो पहला करंट अफेयर है वो ये है कि बेगूसराय जो है, बेगूसराय बिहार में पड़ता है। ओके, और ये इसको वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया बोला गया है। मोस्ट पोल्यूटेड, सॉरी पॉपुलेटेड नहीं, मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया बोला गया है। हमने कल बात किया था ना पोल्यूशन के बारे में, तो हमने देखा था कि दिल्ली जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है पूरे भारत में, और जो बेगूसराय है बिहार का, वो मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया है। ओके, वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, बेगूसराय इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज की बात करते हैं लिस्ट में, अगर हम आते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे कौन सा कलर ले ले, रेड तो पहले से है वो, है ना, ब्लू ले लेते हैं, ब्लू ठीक है। ठीक है, तो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में आते हैं तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया। बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज है, जिसमें सबसे ज्यादा गंदगी है ना। मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री कौन कौन सी है? बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया। क्लियर है। उसके बाद दिल्ली जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल, मैंने बताया आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि 11 लाख पेड़, ओके, एक दिन में 11 लाख पेड़ जो है वो एक दिन में लगाने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। आपने इंस्टाग्राम पे पक्का देखा होगा, है ना, कि 11 लाख पेड़ जो है वो एक इन्फ्लुएंसर है वो लगा रहा है। तो 11 लाख पेड़ जो है वो एक दिन में लगाए गए हैं, 24 घंटे के अंदर में, इंदौर सिटी में, मध्य प्रदेश के। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, इसी के ऊपर भी एक करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा, इंदौर सिटी में, मध्य प्रदेश में, है ना। अगला जो हमारा करंट अफेयर है वो ये है कि फौना ऑफ चेकलिस्ट पोर्टल, फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल जो है, इंडिया ने एक बड़ा स्टेप लिया है टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इन्होंने लॉन्च किया है क्या? फौना ऑफ चेकलिस्ट पोर्टल। ठीक है, और बेसिकली उसके बाद जो करंट अफेयर्स है उसमें है ये है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वर्ल्ड में, ओके, वो अब 759 हो चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट है, जहां पे मुझे लगता है कि जहां से एक क्वेश्चन बनेगा, वही मैंने हाईलाइट किया। बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, उतना मैं नहीं पढ़ना होता है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैंने हाईलाइट वही किया हुआ है, तो वही मैं पढ़ाऊंगा, और आपको भी वही पढ़ना है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको आप टेस्ट सीरीज के थ्रू जो है वो कर सकते हो। टेस्ट सीरीज अगर आप लगाओगे तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन यहाँ से नहीं मिल पाएंगे, वहां पे आपको वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा आपका, उसकी चिंता नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला करंट अफेयर है वो ये है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व जो है वर्ल्ड में, वो कितना हो चुका है? 759, मतलब 759 हो चुका है। अगला करंट अफेयर कि इंडिया जो है वो थर्ड प्लेस पे आता है इन टर्म ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया। 2010 से 2020 तक की बात करते हैं तो फॉरेस्ट एरिया में हमारी भारत में बढ़ोतरी हुई है। ओके, नेशनल फॉरेस्ट रिपोर्ट के माने तो हमारा बोला गया है कि 33% जो है किसी भी कंट्री का लैंड एरिया वो फॉरेस्ट होना चाहिए, मतलब जंगल होना चाहिए, है ना। इंडिया में अभी कितना है? इंडिया में जो है 21% है। 21% या 22% क्या है? फॉरेस्ट है। उसके बाद बात करते हैं तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया जो है वो फर्स्ट में आते हैं और सेकंड प्लेस पे आते हैं रिस्पेक्टिवली, जहां पे फॉरेस्ट में बढ़ोतरी हुई है। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो यहाँ पे आता है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है उसने प्रोहिबिट कर दिया सारे डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कि वो पेट्रोल या डीजल व्हीकल को परचेज नहीं करेंगे 1 जनवरी 2024 से। मतलब जितने भी सरकारी नौकर हैं, सरकारी लोग काम कर रहे हैं, उसमें से कोई भी पेट्रोल या डीजल पे चलने वाली गाड़ियों को नहीं खरीदेंगे। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ये बोला है, ओके, 1 जनवरी से। उसके बाद आता है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि
पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? तो ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है PNHZP ये आपका दार्जिलिंग में पड़ता है, दार्जिलिंग में है ना, ये दार्जिलिंग में है। और यहाँ पे 77 स्नो लेपर्ड जो है वो उनका सक्सेसफुल ब्रीडिंग किया गया है 1980 से। ठीक है, तो लोकेशन ध्यान रखनी है कि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है वो कहाँ है? दार्जिलिंग में है। क्लियर है? अगला करंट अफेयर है कि यहाँ पे देखते हैं तो 2011 से 2020 की अगर हम बात करें, ओके, तो ये वार्मेस्ट डिकेड है हिस्ट्री में। मतलब जो ये 10 साल का डिकेड का मतलब होता है 10 साल, है ना, तो 10 साल जो है 11 से 20 तक ये वार्मेस्ट डिकेड है, सबसे गर्म डिकेड था हिस्ट्री का, ये WMO ने बोला है। उसके बाद हम बात करते हैं तो उड़ीसा जो है वो बेसिकली टाइगर सफारी शुरू किया है, जो कि पहला काइंड है वर्ल्ड में, है ना, वर्ल्ड में पहला काइंड है टाइगर सफारी का। और ये कहाँ पे हुआ? ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में हुआ, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पे? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। क्लियर है? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, लोकेशन वाइज आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ज्योग्राफिकल पार्क है, कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और वो कहाँ पे है, किस जगह पे बेसिकली वो है ना, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है पेंच। तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो इंडिया का पहला फर्स्ट डार्क स्काई पार्क है, बना है ना। पेंच क्या है? पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क बना है, और 5वां है एशिया में। एशिया में 5वें नंबर पे डार्क स्काई पार्क जो है वो पेंच है, और इंडिया पे पहला नंबर पे है। ठीक है, हानले डार्क स्काई रिजर्व जो है वो ईस्टर्न लद्दाख में है, और ये इंडिया का पहला डार्क स्काई रीजन है। यह रीजन है बात कर रही है, यहाँ पे हम पार्क की बात कर रहे हैं, ये रीजन की बात कर रहा है हानले डार्क स्काई। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो बेसिकली बात करता है बायो रेस्क्यू के बारे में। अब ये जो है बायो रेस्क्यू जो है वो वर्ल्ड का पहला प्रेगनेंसी हुआ है व्हाइट राइनोसोरस का एक एम्ब्रायो ट्रांसफर से। एम्ब्रायो ट्रांसफर करके क्या हुआ है? व्हाइट राइनोसोरस को प्रेग्नेंट किया गया है। तो उसके ऊपर ये जो है पूरा करंट अफेयर है। तो बायो रेस्क्यू क्या है? इंटरनेशनल कंसोर्टियम है साइंटिस्ट का, है ना, बायो रेस्क्यू। तो याद रखिएगा बायो रेस्क्यू के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है कि लाफिंग गुल एक चिड़िया का नाम है। एक चिड़िया का नाम क्या है? लाफिंग गुल है। ये लाफिंग गुल जो है वो बेसिकली इंडिया में अगर हम बात करें तो चित्ताड़ी एस्चुरी में देखा गया है पहली बार इसको चित्ताड़ी एस्चुरी में देखा गया, जो कि आपके केरला में पड़ता है। ये नॉर्थ अमेरिका की स्पीसीज है लाफिंग गुल। इसको पहली बार इंडिया में चित्ताड़ी एस्चुरी, जो कि आपका कसारागोड डिस्ट्रिक्ट केरला में पड़ता है, वहां पे इसको देखा गया। तो इसलिए आपको लोकेशन ध्यान होनी चाहिए, चित्ताड़ी एस्चुरी कहाँ है? केरला में। अगला है इलेक्ट्रॉनिक सॉइल दैट वाज फाउंड टू। अब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सॉइल बनाई गई है। लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी ने इलेक्ट्रॉनिक सॉइल बनाई है, जिसको देखा गया है कि ग्रोथ ऑफ बार्ले सीडलिंग जो है 50% से बढ़ जाता है। मतलब अगर आप उसमें बार्ले उगाते हैं तो बार्ले का जो ग्रोथ है वो 50% से बढ़ जाता है। ऐसा सॉइल बनाया गया है लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा। क्लियर है? उसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे अमृत ध्यान रखिएगा। अमृत का मतलब क्या होता है? अमृत का मतलब रिमूवल ऑफ आर्सेनिक एंड मेटल आयंस। आर्सेनिक और मेटल आयन को पानी से निकालने का जो टेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं अमृत, और ये IIT मद्रास ने बनाया, IIT मद्रास ने। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है बन्नी। अब याद रखिएगा कि बन्नी ग्रासलैंड कहाँ है। हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछ दे कि बन्नी ग्रासलैंड कहाँ है। तो बन्नी ग्रासलैंड जो है आपका वो कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है कच्छ, गुजरात में। कहाँ पड़ता है? कच्छ, गुजरात में आपका पड़ता है बन्नी ग्रासलैंड, है ना, बन्नी ग्रासलैंड। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। तो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पड़ता है? ये आपका उड़ीसा में पड़ता है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। तो एक बन्नी ग्रासलैंड कहाँ है? कच्छ, गुजरात में है। और एक नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। सिमलीपाल भी उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा, है ना। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। अगले पे आते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो ये है कि बोला गया है कि एक तो आपको याद रखना है लोकेशन वाइज ध्यान रखेंगे कि आपका महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पड़ता है। महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहां पड़ता है? ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा को डायरेक्ट किया है, गोवा गवर्नमेंट को, कि टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया जाए महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। तो ये बेसिकली कहां होगा? गोवा में होगा, है ना। तो ये गोवा में है महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर है? अगला जो हमारा करंट अफेयर है वो ये है कि बेसिकली देखो यहाँ पे वो क्या कह रहा है? एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी एनरिच्ड फॉर लाइफ। एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी एनरिच्ड फॉर लाइफ, अनिल। ये अनिल नाम से जो है एक न्यूक्लियर फ्यूल बनाया गया है थोरियम को मिला के। इसमें थोरियम है ना, और आपका हाई एसे लो एनरिच्ड यूरेनियम हेलियू को मिलाया गया है। ये यूरेनियम का एक टाइप हो सकता है ना, हेलियू और थोरियम और हेलियू को इसमें क्या किया गया? मिलाया गया है, उससे बनाया गया है अनिल को। अनिल क्या है? एक एडवांस न्यूक्लियर एनरिच्ड फॉर लाइफ, एक नया न्यूक्लियर फ्यूल है बेसिकली, है ना। थोरियम की बात करते हैं तो थोरियम जो है वो आपको कहाँ मिलता है? ये आपको जादूगोड़ा माइंस में मिलता है। कहाँ मिलता है? जादूगोड़ा माइंस में मिलता है। और ये माइंस आपके कहाँ मिलते हैं? ये आपका एक मिनट, थोरियम नहीं मिलता, यूरेनियम मिलता है ना। चलो ये नहीं, ये मैं हवा में भैया यूरेनियम मिलता है, यूरेनियम होगा, ठीक है, यूरेनियम मिलता है वहां पे आपको, जादूगोड़ा माइंस ऑफ झारखंड में। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करते हैं ये जो अनिल नाम है, ये अनिल नाम जो दिया गया है वो डॉक्टर अनिल काको
काकोदकर के नाम पे दिया गया, ये इंडियन साइंटिस्ट थे डॉक्टर अनिल काकोदकर, उनके नाम पे ये नाम दिया गया अनिल, है ना, ध्यान रखिएगा। और शिकागो बेस्ड कंपनी है क्लीन कोर थोरियम एनर्जी, इन्होंने इसको डेवलप किया है, शिकागो बेस्ड कंपनी। क्लियर है। अगला करंट अफेयर है कि ये देखो, अब यहाँ पे क्या है, एक स्पीसी है पुनगनुर काऊ, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़े को थोड़ा सा ऊंच नीच हुआ है तो उसको आप थोड़ा सा देख लेना, है ना। इसका नाम क्या है, पुनगनुर काऊ, पुनगनुर काऊ नाम है इसका, पुनगनुर काऊ, है ना। तो ये जो पुनगनुर काऊ देखते हैं, ओके, इसको मैं और साफ साफ लिख दूं क्या, देखो इसको मैं थोड़ा सा साफ साफ यहाँ लिख देता हूँ, पुनगनुर काऊ, पुनगनुर काऊ, है ना, गाय है ये। तो पुनगनुर काऊ जो है वो बेसिकली चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश की जो है नेटिव है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत आपने देखा होगा ना इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी गाय होती है, तो छोटी छोटी बहुत छोटी साइज की गाय है ना। और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके दूध में, इसके मिल्क में क्या मिलता है, गोल्ड मिलता है, गोल्ड के एलिमेंट मिलते हैं, एयू मिलता है ना। तो इसके दूध में क्या होता है, मिल्क में क्या होता है कि गोल्ड के एलिमेंट्स मिलते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की ये स्पीसी है, पुनगनुर काऊ नाम है इसका, ठीक है। अगला जो हमारा करंट अफेयर है वो क्या है कि वल्चर रेस्टोरेंट खोला गया है। वल्चर ब्रीडिंग सेंटर मैंने बताया था कि आपका महाराजगंज में खोला गया है, उत्तर प्रदेश के, है ना। लेकिन वल्चर रेस्टोरेंट जो है वो आपका खोला गया है घूमो में। घूमो एक तिलैया में जगह है ना, झुमरी तिलैया आपने मूवीज में सुना होगा, तो तिलैया में एक जगह है घूमो, है ना। और ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कौन सा, घूमो, है ना, घूमो तिलैया, वहां पे वल्चर रेस्टोरेंट खोला गया है। अगला है, नेक्स्ट हमारा है साइटामा यूनिवर्सिटी। जिसने एनिमे देखा है तो एनिमे अगर आप देखते हैं, जापानी कार्टून जिसको बोलते हैं, तो ये एनिमे में एक साइटामा नाम का कैरेक्टर था, तो उसी से याद रखिएगा। साइटामा यूनिवर्सिटी कहाँ है, जापान में है। और ये साइटामा यूनिवर्सिटी जो है वो बेसिकली वहां पे इन्होंने रिकॉर्ड किया है कि प्लांट जो है एक दूसरे से बात करते हैं, प्लांट जो है, पौधे जो है आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, टॉक करते हैं, ठीक है, उसके बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे है कि मनातीस, मनातीस क्या होता है, वाटर मनातीस। तो मनातीस का मतलब होता है, मनातीस है लार्ज एक्वेटिक मैमल। ये क्या होते हैं, एक्वेटिक मैमल होते हैं, ओके। समटाइम इनको सी काउ बोलते हैं, है ना, इनको पानी का गाय बोलते हैं, पानी की गाय बोलते हैं, समुद्री गाय बोलते हैं, सी काउ बोलते हैं, है ना। ये हर्बीवोर होते हैं, ये बेसिकली हर्बीवोर होते हैं, मतलब हरी पत्तियां वगैरह घास फूस खाते हैं, और ये आईयूसीएन में वल्नरेबल स्टेटस के साथ आते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मनाती क्या होते हैं, व्हाट आर मनातीस। तो मनातीस मतलब क्या होता है, एक सी काउ को मनाती बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बोला जाता है कि मतलब मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि हम लोग जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं करते हैं वो लोग, है ना, उसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। अगला आता है कि अगर हम बात करते हैं तो कार्बन एमिशन की बात, इंडिया का कार्बन एमिशन की बात करें तो 14% या 15% जो कार्बन एमिशन है वो मीथेन के कारण होता है। मीथेन क्या होता है, मीथेन होता है CH3। और मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन जो है वो आपका CNG की अगर हम बात करते हैं, CNG, है ना, CNG का एक पार्ट होता है मीथेन, CNG का, है ना, ये होता है मीथेन, ठीक है। बायोगैस, अगर हम बात करते हैं बायोगैस से भी मीथेन बनता है, और आपका जो है पैडी फील्ड्स है उससे भी मीथेन बनता है, पैडी मतलब राइस की जो फील्ड्स होती है उससे भी मीथेन बनता है, और जो कैटल है उससे भी मीथेन बनता है। तो मीथेन इतनी जगह से आता है। उसके बाद हम बात करते हैं तो कंट्री का जो फर्स्ट कंट्री का जो पहला इंडिजिनियस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया है, वो कहाँ किया है, वो तमिलनाडु में किया है। कहाँ किया, तमिलनाडु में, ओके। थोथुकुडी तमिलनाडु में एक जगह है, वहां पे इसको किया गया है, ध्यान रखिएगा, कंट्री का पहला है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला जो हमारा करंट अफेयर है वो ये है गोल्डन लंगूर के ऊपर है, गोल्डन लंगूर के ऊपर। तो अगर हम बात करते हैं गोल्डन लंगूर की, ठीक है, तो गोल्डन लंगूर की अगर हम बात करते हैं तो गोल्डन लंगूर का स्टेटस, आईयूसीएन स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है। ये क्या है, एंडेंजर्ड है ना, एंडेंजर्ड। ध्यान रखिए, गोल्डन लंगूर ये असम के फॉरेस्ट में, बेसिकली असम के रीजन में मिलता है गोल्डन लंगूर। अगला है इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट जो है, पहला इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आप भारत में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत में सबसे ज्यादा प्रयोग जो होता है वो पाम ऑयल को होता है ना, पाम ऑयल। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे आजकल काफी ज्यादा वायरल है कि जो आइसक्रीम है उसको थोड़ी देर के रख दो तो उसमें से तेल निकलता है, तो तेल जो होता है वो पाम ऑयल होता है। पाम ऑयल जो होता है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है ना, और चीजों को सस्ता बनाने के लिए जो है लोग पाम ऑयल को इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट जो है, जिसको 3F ऑयल पाम बोला जाता है, 3F ऑयल पाम, ये कहां पर है, तो ये लोअर दिबांग वैली में है, अरुणाचल प्रदेश के। कहां पे है ये, तो ये आपका लोअर दिबांग वैली में है, अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला आप देखेंगे तो देखिएगा नागपुर का ZCBAP जो है, ZCBAP का मतलब होता है जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान। नागपुर का जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान जो है वो अचीव करेगा नेट जीरो कार्बन एमिशन सारे बिल्डिंग्स में 2050 तक। 2050 तक मतलब नागपुर की कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं होगी जहां से कार्बन एमिशन हो रहा हो,
है ना। तो ये पहला स्पेसिफिक सिटी स्पेसिफिक जो है प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया सिटी स्पेसिफिक, और नागपुर ने पहली बार लॉन्च किया है। अगला है इकोसाइड क्या होता है, क्वेश्चन में से पूछेगा व्हाट इज इकोसाइड, व्हाट इज द टर्म इकोसाइड। तो इकोसाइड का मतलब क्या होता है, एक्शन टेकन अनलॉफुली और आर्बिट्ररली नोइंग दैट दीज एक्शन आर रीजनेबल लाइकली टू कॉज सीरियस, मतलब ऐसा एक्शन लेना जानबूझ के या फिर अनलॉफुली कोई ऐसा एक्शन करना जिससे आपको पता है कि क्या होगा, इस एनवायरमेंट को लॉन्ग टर्म या वाइड स्प्रेड डैमेज होगा, फिर भी आपको काम कर रहा है, उसको बोलते हैं इकोसाइड, है ना। जैसे होमिसाइड होता है, ओके, ये सब होता है, तो उसको ऐसे ही होता है इकोसाइड, ठीक है। अगला है कि फॉसिल, देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि कच्छ गुजरात में क्या हुआ है, एक फॉसिल वर्टिब्रे मिला है, एक बड़े से सांप का, एक बहुत बड़ा सांप है, उसका फॉसिल वर्टिब्रे मिला है, उसको बोला गया वासुकी इंडिकस। क्या बोला गया, वासुकी इंडिकस, और ये 15 मीटर है लेंथ में, ये लंबाई में कितना है, 15 मीटर है, और आईआईटी रुड़की ने इसको बेसिकली डिस्कवर किया है। अगला जो हमारा करंट अफेयर है वो ये है कि 20 मई को वर्ल्ड बी डे अनाउंस किया गया है कि 20 मई को क्या करेंगे हम, वर्ल्ड बी डे, 20 मई को, है ना, मई 20 को हम लोग वर्ल्ड बी डे जो है सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है, ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है प्रमोटिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024 का रिपोर्ट, और उसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 63rd है। ये बहुत ज्यादा ही मतलब जो है फिल्टर लग गया है इसमें, है ना। मैंने इसको एनहांस करने की कोशिश की थी, बट ये कुछ भी दिख नहीं रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपको, लेकिन आप थोड़ा सा ठीक कर लेना, है ना, वीडियो देख के थोड़ा ठीक कर लेना। इंडिया इज रैंक्ड एट 63rd, लेकिन जूम करोगे तो दिख जाएगा कम, जैसे मैंने लैपटॉप में खोला हुआ है, तो आप लैपटॉप वगैरह पर खोलोगे तो दिख जाएगा। तो इंडिया इज रैंक 63rd, इसमें किसमें, एक प्रमोटिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन में इंडिया का 63rd रैंक है, और ये पहले 67 पे था, तो इसकी रैंक इंप्रूव हुई है, और स्वीडन जो है वो फर्स्ट पे है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है रिलीज करता है, WEF। अगला करंट अफेयर है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उपवन योजना लॉन्च की है। क्या लॉन्च की है, उपवन योजना लॉन्च की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, है ना। और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना भी शुरू की है, ताकि वो ग्रीन कवर को, मतलब हरियाली को बढ़ा सके, है ना, ट्रीज को बढ़ा सके उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है, आते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी पे। वो सारे करंट अफेयर खत्म हो गए, अब आते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी पे। स्पेस टेक्नोलॉजी पे पहली जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 में याद रखेंगे कि इसका जो लॉन्च व्हीकल था, चंद्रयान 3 लेटेस्ट है, इसका लॉन्च व्हीकल क्या था, इसका लॉन्च व्हीकल था LVM3M4। चंद्रयान 3 था, तो याद रखिएगा कि LVM3M4 जो है वो इसका लॉन्च व्हीकल था, ध्यान रखिएगा। और सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, कहा, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और यहां से इसको लॉन्च किया गया है। मैक्सिमम जो आपके लॉन्चेस होते हैं वो यहीं से किए जाते हैं, है ना। उसका एक ज्योग्राफिकल रीजन है जो यहाँ पे आपको नहीं बता सकते क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और ये अगस्त 23 को ये क्या हुआ है, अगस्त 23 को ये लॉन्च हुआ है, अगस्त 23 को, ठीक है, अगस्त 23 को, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारा बात करना है कि इसमें जो है, हाँ, इसके लैंडर का नाम क्या था। तो अगर आप देखते हो कि लैंडर का नाम, तो लैंडर का जो नाम था वो क्या था, लैंडर का नाम था आपका चंद्रयान 3। लैंडर का नाम है चंद्रयान 3, है ना। और अगर हम सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी, मैं फ्लो में कुछ भी बोल देता हूँ। लैंडर जो है उसका नाम है विक्रम, है ना। लैंडर का नाम क्या है, लैंडर का नाम विक्रम है, और रोवर का नाम है प्रज्ञान। एक्चुअली मैं उसका पेन का ना, मैं कलर थोड़ा सा सोच रहा था मैं क्या डालूं, और सोचते मैं बोल दिया, तो इसीलिए क्या हुआ कि मैं चंद्रयान 3 बोल गया। लैंडर का नाम क्या था, लैंडर का नाम है विक्रम, याद रखिएगा। विक्रम का नाम क्या है, विक्रम क्या है, लैंडर है। और आपका जो प्रज्ञान क्या है, रोवर है, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि दोनों का रोल क्या होता है। रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है, इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये कम्युनिकेट करेगा लैंडर के साथ और डेटा कलेक्ट करेगा कि क्या, देखो लैंडर क्या करता है, लैंडर घूमते रहता है, लैंडर क्या करेगा, मून पे ऐसे घूमते रहेगा। तो रोवर क्या करेगा, रोवर उसमें से निकालेगा कि क्या डेटा कलेक्ट कर रहा है लैंडर, है ना। लैंडर काम क्या होता है, डेटा कलेक्ट करना। तो लैंडर कौन है, विक्रम है, और रोवर क्या है, प्रज्ञान है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो जो टायर है रोवर के जो टायर है वो एक मार्क बनाएंगे अशोका पिलर का। क्या बनाएंगे, अशोका पिलर का एक मार्क बनाएंगे, कहां पे, सरफेस ऑफ मून पे, ठीक है। तो याद रखिएगा टायर जो है रोवर के, वो क्या करेंगे, अशोका पिलर का मार्क बनाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि चंद्रयान 3 जो है वो लूनर सरफेस पे ऑपरेट कर रहा है, और 1 लूनर डे कितना होता है, 14 अर्थ डे, मतलब अर्थ के 14 दिनों के बराबर क्या होता है, 1 लूनर डे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। अगला जो है हम पढ़ेंगे यहाँ पे, हाँ, चंद्रयान 2 के बारे में बात करें अगर हम लोग, चंद्रयान 2 के बारे में, तो चंद्रयान 2 जो है उसके बारे में बात करें, तो ये जो विक्रम लैंडर है उस टाइम पे जो जहां उतरा था, जो पॉइंट पे उतरा था, उस पॉइंट को बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट। क्या बोलते हैं, शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है, चंद्रयान 2। ओके, एक मिनट, एक मिनट,
नहीं, देखो, चंद्रयान 3 जहां पे उतरा है उसको बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रयान 2 जहां उतरा है उसको बोलते हैं तिरंगा पॉइंट। क्या बोलते हैं? तिरंगा पॉइंट। एक मिनट, मैं पानी पी लेता हूँ, बहुत गड़बड़ हो रही है। हाँ, सो अब हम लोग बात करते हैं क्लियरली क्या बात हो रही थी यहाँ पे। देखिए, तो बेसिकली हमने चंद्रयान 3 के बारे में क्या जाना? हमने अभी जाना कि पहला इसका लॉन्च व्हीकल था LV-M3 M4। इसमें दो पार्ट थे, एक आपका लैंडर है और एक आपका क्या है, एक आपका रोवर है। और रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है। लैंडर का नाम क्या है? विक्रम है ना। और उसके बाद हम बात करते हैं क्या, तो चंद्रयान 3 जो है, जहां पे वो लैंड किया, उस लैंड को बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट। क्या बोलते हैं? शिव शक्ति पॉइंट। और अगर हम बात करते हैं कि चंद्रयान 2 जहां लैंड किया था, बेसिकली क्रैश लैंडिंग हुई थी, लेकिन इसका जो पॉइंट है उसको बोलते हैं तिरंगा पॉइंट। क्या बोलते हैं? तिरंगा पॉइंट, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा चंद्रयान 3 है उसको अगस्त 23 को ही भेजा गया था। तो अगस्त 23 जो है वो क्या है? नेशनल स्पेस डे मनाते हैं हम लोग, नेशनल स्पेस डे। क्लियर है? चलो, उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रयान 1 के बारे में। तो चंद्रयान 1 अगर हम बात करते हैं तो इसका लॉन्चिंग हुआ था 22 अक्टूबर 2008 में। और इसका जो रॉकेट था वो PSLV था, PSLV एक्सेल C11। पूछेगा नहीं पर याद रखिएगा, PSLV में गया था ये, है ना। चंद्रयान 3 LV-M3 में, ओके, M4 में गया था, ओके। और चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च हुआ था GSLV MK3 में। GSLV MK3 इसका लॉन्च व्हीकल था, ओके, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पे आते हैं। अगला जो न्यूज है वो है आदित्य L1 के ऊपर। तो आदित्य L1 जो है वो बेसिकली सन को एक्सप्लोर करने का एक बेसिकली एक मिशन है, एक सैटेलाइट है, ओके। और ये इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम था निगर शाहजी और मिशन डायरेक्टर का नाम था बीजू एसआर, ओके। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? निगर शाहजी। और मिशन डायरेक्टर कौन है? बीजू एसआर। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि आदित्य L1 जो है वो लैंग्वेज पॉइंट 1 पे जो है गया था, है ना, लैंग्वेज पॉइंट 1 पे। तो अब जो बेसिकली सन के क्या होता है, सन के 5 लैंग्वेज पॉइंट होते हैं, L1 L2 L3 L4 L5। आप देखोगे तो ये बेसिकली लैंग्वेज पॉइंट्स है ना, L1 L2 L3 L4 L5, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये आपका जो है, ये आपका L5 है ना, ये आपका यहाँ पे L3 है, ठीक है, ये L4 है और यहाँ पे L2 है और ये L1 है। तो यहाँ पे जो है इस पोजीशन पे कौन गया था? आदित्य L1 गया हुआ है ना, इस पोजीशन पे। तो 5 लैंग्वेज पॉइंट होते हैं किसके? सन के। और उसके बाद बात करते हैं तो इसका लॉन्च व्हीकल क्या था? लॉन्च व्हीकल अगर ध्यान देंगे आप तो क्या था? लॉन्च बाई PSLV C57। PSLV C57 क्या था? इसका लॉन्च व्हीकल था, है ना। PSLV C57 क्या था? इसका लॉन्च व्हीकल था। क्लियर है? याद रहेगा। आगे बढ़े। उसके बाद हम बात करते हैं कि अर्थ सिस्टम जो है उसमें 5 लैंग्वेज पॉइंट होते हैं, मैंने बताया L1 L2 L3 L4 L5। आफ्टर द, और इसका नाम जो है आफ्टर द इटालियन एस्ट्रोनॉमर जोसेफ लुइस लैंग्रेस के नाम पे इसका नाम दिया गया है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब आते हैं इंपॉर्टेंट मिशन जो इसरो के द्वारा किए गए हैं 23-24 में, उसके बारे में। तो इसमें एक करके पढ़ेंगे हम लोग। पहला है EOS 8 मिशन। EOS 8 मिशन। अभी EOS 8 मिशन जो है वो बेसिकली डिजाइनिंग और डेवलपिंग, एक माइक्रो सैटेलाइट के डिजाइनिंग और डेवलपिंग पे बेस्ड है, बस इतना ध्यान रखना है और ज्यादा कुछ नहीं। अगले पे सीधा हम जंप करते हैं RLV LX03। ये क्या है? ये बेसिकली लैंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ RLV को ठीक करने के लिए, कि जो RLV है वो बेसिकली मोर चैलेंजिंग कंडीशंस में भी लैंड कर सके, उसको अच्छा करने के लिए RLV LX03 को 03 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा इनसैट का। इनसैट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इनसैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनसैट 3DS मिशन जो है ये बेसिकली मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट है ना। और ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में लॉन्च किया गया है। और मिशन जो है उसको फुल्ली फंड किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसको फुल्ली फंड किया है। और इसका जो लॉन्च व्हीकल है उसका नाम है GSLV F14। GSLV F14, क्लियर है। आदित्य L1 का लॉन्च व्हीकल का नाम क्या था? PSLV C57, C57, है ना। और यहाँ पे GSLV F14। उसके बाद क्या है? एक्सपोसैट। एक्सपोसैट जो है वो बेसिकली ब्लैक होल की स्टडी करने के लिए जो है, ब्लैक होल की स्टडी करने के लिए और न्यूट्रॉन स्टार की स्टडी करने के लिए जो है लॉन्च किया गया है। इसका जो लॉन्च व्हीकल है वो PSLV C58 है। PSLV C58। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, चैनल पे होगी, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन। इसका मतलब यह है कि जब गगनयान मिशन लॉन्च होगा, आपको पता है कि गगनयान मिशन में हमने बात की कि हम एस्ट्रोनॉमर्स को भेजेंगे। तो गगनयान मिशन में जब लोग जाएंगे तो वैसे जो वो क्रू है वो एस्केप कैसे करेगा, उसके एस्केप के लिए जो है हमने बनाया है फर्स्ट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन, है ना। ये TVD1 के द्वारा लॉन्च किया गया है, लॉन्च व्हीकल है इसका। उसके बाद आदित्य L1 जो है PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया है। और आपका चंद्रयान 3 जो है वो LV-M3 M4 पे लॉन्च किया गया है। और NVS-01 जो है बेसिकली
ये जो है नाविक सीरीज एम्ड एट एनहांसिंग कंट्रीज नेविगेशन कैपेबिलिटी। जैसे जीपीएस है ना, वैसे इंडिया का नाविक है ना, तो उसके लिए एनवीएस 01 को लॉन्च किया गया है। और टेलीओएस 2 मिशन जो है वो सिंगापुर के सैटेलाइट्स वगैरह को लॉन्च किया गया, तो नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। आई होप इतना आपको ध्यान रहेगा। आगे बढ़े। अगला है इसरो के अपकमिंग मिशंस क्या क्या हैं। तो इसरो जो है चंद्रयान 4 का प्लान किया था 2028 में। 2028 में चंद्रयान 4 जाएगा। उसके बाद गगनयान 1 को लॉन्च करने वाले थे 2024 में, बट अभी तक ये लॉन्च हुआ नहीं है। तो और अभी उम्मीद भी मुझे नहीं लगती कि अब तो खैर टाइम ही कितना बचा है। तो गगनयान 1 जो है वो आपका 2024 में लॉन्च होने वाला था, अभी हुआ नहीं है। गगनयान 2 जो है वो 24-25 में इसको बोला गया लॉन्च करने का, है ना। ये दोनों अनमैन्ड होंगे। दोनों क्या है, गगनयान 1 और 2 क्या है, ये अनमैन्ड होंगे। ओके, अनमैन्ड फ्लाइट टेस्ट होगा। निसार जो है वो आपका 2024 में लॉन्च होने का बात किया गया है, निसार, है ना। ये निसार जो है वो बेसिकली नासा और इसरो का जो है एक कोलैबोरेशन वाला सैटेलाइट होगा। गगनयान 3 जो है वो बेसिकली 2025 में बोला गया है लॉन्च किया जाएगा। और ये 3 में ये मैन्ड होगा, इसमें 3 लोग जाएंगे गगनयान 3 में। 1, 2 बेसिकली उसमें वो अनमैन्ड है। शुक्रयान 1 की बात करते हैं। शुक्रयान 1 जो है वो बेसिकली वीनस के बारे में बात होती है। अब वीनस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो कुछ और बातें वीनस के बारे में कर लेते हैं। पहली बात, ठीक है, तो वीनस जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मॉर्निंग या इवनिंग स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग स्टार। अगर आप मेरी ज्योग्राफी क्लास कर रहे हो पीवाईक्यू वाली, तो वहां मैंने इसे पढ़ाया हुआ है आपको, मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ, है ना। क्वेश्चन के साथ मैं पढ़ाता भी जाता हूँ इस तरह से। तो इसको मॉर्निंग इवनिंग स्टार बोलते हैं। वीनस में कोई भी मून वगैरह नहीं मिलता है आपको, ओके। और वीनस को जो है अर्थ का ट्विन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थ ट्विन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट वीनस इसलिए है क्योंकि वीनस जो है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, ऐसे उल्टा रोटेट करता है। अर्थ वगैरह देखोगे तो वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं, लेकिन वीनस जो है उल्टा रोटेट करता है ना। और वीनस के साथ साथ एक और प्लैनेट है, जैसे उसको बोलते हैं यूरेनस। यूरेनस भी ऐसे ही रोटेट करता है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको वीनस के बारे में पता होना चाहिए। वीनस जो है वो सेकंड प्लैनेट है मरकरी के बाद। मरकरी सबसे छोटा है। और उसके बाद डिस्टेंस की बात करते हैं तो अर्थ के पास जो है वो वीनस पड़ता है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं मंगलयान की। शुक्रयान हो गया। मंगलयान जो है वो 2026 में लॉन्च किया जाने वाला है, ओके। और ये मार्स का मिशन है। उसके बाद मार्स जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको रेड प्लैनेट बोलते हैं। रेड प्लैनेट एक ही ऐसा प्लैनेट है जहां पे वाटर मिला है। पानी की जो खोज है वो मार्स में हुई है। मार्स में आपको वाटर मिल जाता है, ठीक है। और रहने लायक जगह जो है वो मार्स है एक। उसके बाद लूपेक्स जो है, लूपेक्स क्या है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये बेसिकली जाक्सा, मतलब जो जापान का जो स्पेस सेंटर है जाक्सा, और इसरो, इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन होगा, उसको बोलते हैं लूपेक्स, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला है कि पॉपुलर अवार्ड्स फॉर द ईयर 2023-24। पॉपुलर अवार्ड्स फॉर द ईयर 2023-24। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। देखो, सो बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे अवार्ड्स के बारे में। देखिए, अवार्ड्स में आपको मैं बता दूं कि अवार्ड्स जो बेसिकली ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो मेजरली पूछे जाते हैं आपके एसएससी वगैरह के एग्जामिनेशन में, या जो भी और भी एग्जामिनेशन जो होते हैं, एसएससी हो गया, एनडीए वगैरह हो गया, वहां ये सब ज्यादा होता है ना। पीसीएस में आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करंट अफेयर ज्यादा पूछे जाते हैं, पर फिर भी हम करेंगे क्योंकि हमें पढ़ना है। तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य अवार्ड, साहित्य अकादमी का बाल साहित्य अवार्ड के बारे में बात करते हैं तो आपका देवेंद्र कुमार को हिंदी लैंग्वेज में दिया गया है। इनकी स्टोरी का कलेक्शन था 51 बाल कहानियां, है ना। 51 बाल कहानियां जो है इनकी, बेसिकली इनकी स्टोरी कलेक्शन है, उसके लिए इनको दिया गया है साहित्य अकादमी बाल साहित्य अवार्ड। उसके बाद बात करते हैं अदर फैक्ट के बारे में। तो चिल्ड्रन लिटरेचर अवार्ड जो है वो 24 लैंग्वेजेस में दिया गया है, 24 लैंग्वेजेस में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। युवा पुरस्कार, ये बाल साहित्य था, यहाँ पे युवा बात कर रहे हैं, युवा पुरस्कार। तो युवा पुरस्कार जो है वो दिया गया है गौरव पांडे को। इनकी पोएट्री के कलेक्शन है, उसमें उसको बोलते हैं स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, इस पोएट्री कलेक्शन के लिए गौरव पांडे को दिया गया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024। तो गौरव पांडे को युवा वाला दिया गया है और देवेंद्र कुमार को बाल वाला, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये 23 का है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के बारे में बात करते हैं। तो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो है उसके विनर कौन है, जेनी अर्पेनबेक। ये जर्मनी के हैं। जेनी अर्पेनबेक जो है वो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के विजेता है। उनका वर्क क्या है, वर्क का नाम है कायरोस, है ना। और ट्रांसलेटर कौन है, माइकल हॉफमैन इसके ट्रांसलेटर है, ठीक है। और उसके बाद मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2023 जीता था जॉर्जी गैस्पोडिनोव ने, है ना, बुल्गारिया के थे। चलिए, तो इस बार जेनी अर्पेनबेक जो है उन्होंने जीता है मैन बुकर प्राइज। अगला है बुकर प्राइज, ये तो 23 का है, कोई फायदा नहीं है पढ़ के क्योंकि ऑलरेडी 24 आ चुका है। तो बाकी यहाँ पे ये उतने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स नहीं है, ठीक है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैं वही पढ़ाऊंगा आपको, और बाकी सारे क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लेंगे।
उसके बाद देखेंगे तो रस्किन बॉन्ड जो है उनको साहित्य अकादमी फेलोशिप दिया गया है। रस्किन बॉन्ड को अवार्ड किया गया है साहित्य अकादमी फेलोशिप, है ना, ध्यान रखिएगा, फेलोशिप अवार्ड। और ये हाईएस्ट ऑनर है लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है जो दिया जाता है, तो रस्किन बॉन्ड को दिया गया है साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड। उसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे अमिताभ घोष के बारे में। अमिताभ घोष जो है उनको एरास्मस प्राइज दिया गया 2024 का, एरास्मस प्राइज दिया गया 2024 का, है ना। और ये बेसिकली अवार्ड दिया गया है अमिताभ घोष को हाईलाइटिंग द क्लाइमेट क्राइसिस थ्रू लिटरेचर। इन्होंने लिटरेचर के थ्रू, साहित्य के थ्रू क्या किया है, क्लाइमेट की जो क्राइसिस है उसको हाईलाइट किया है ना। हमने देखा कि एक कंट्री है जहां पे सारे ग्लेशियर जो है वो पिघल चुके हैं। लास्ट ग्लेशियर जो उसका था वो कौन सा था, हम्बोल्ट ग्लेशियर था। चलिए अब मुझे नाम बताइए कि वो कंट्री कौन सी थी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हमने फर्स्ट या सेकंड क्लास में किया है, ऐसा हमने कल ही किया है शायद, कल की क्लास में। तो फटाफट से बताइए कि वो कंट्री कौन सी है, अगर आपको याद है तो, है ना, कमेंट में। देखो ऐसे ही पढ़ाई होगी, ऐसे अगर आपको क्लिक नहीं करेगा तो फिर बेकार है पढ़ना, है ना। ऐसे अब आपको अगर नहीं याद है तो आप फटाफट से जाके पहले सर्च करो कि कौन सी कंट्री है रिसेंटली जिसकी ग्लेशियर सारे मेल्ट कर गए, पहली कंट्री बनी है वो। तो इस तरह से याद करोगे और कमेंट भी करोगे। मैं कमेंट देखूंगा और मैं चेक करूंगा और मैं आपको उस पर रिप्लाई भी करूंगा और मैं कमेंट को लाइक भी करूंगा, है ना। इससे क्या होगा कि देखो, एक तो हमारा इंटरेक्शन होगा, दूसरा क्या होगा कि आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना, कि हाँ मैंने यहाँ क्लास में जो है मैंने पूछा था और मैंने उसका आंसर भी किया, ऐसे करके, है ना। इसलिए जरूरी है कि ये चीजें आप करते रहो। देखो, तो अमिताभ घोष को हाईलाइटिंग क्लाइमेट क्राइसिस थ्रू लिटरेचर के लिए एरास्मस प्राइज 2024 दिया गया है। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अब मुझे ये बता सकते हो द्रौपदी मुर्मू कहां से है, किस स्टेट से है? चलो ये बताओ, ये तो इजी है, इतना तो आपको आना चाहिए, है ना। इतना आपको नहीं आता तो फिर क्या दिक्कत है, तो फिर बेकार है ना, थोड़ा पढ़ो, राइट। तो द्रौपदी मुर्मू कहाँ की है ये बताओ। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो बेसिकली उनको ऑनररी डिग्री दिया गया है डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ का ऑनररी डिग्री दिया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के द्वारा। मॉरिशस की यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या दिया गया है, डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की ऑनररी डिग्री दी गई है इंडियन प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को। क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं आगे पढ़ते हैं गांधी पीस प्राइज 2021 में गांधी पीस प्राइज दिया गया था गीता प्रेस गोरखपुर को, ध्यान रखिएगा, इंडिया में, है ना, गीता प्रेस गोरखपुर को। और 20 में शेख मुजीबुर रहमान को, बांग्लादेश के। उसके बाद आता है, देखिए, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो प्राइज है पीस डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट के लिए। तो 2023 में अगर हम बात करते हैं तो डैनियल बैरनबॉइम और आपका अली अबू अवध, इन दोनों को दिया गया है ये प्राइज। किस लिए? नॉन वायलेंट सॉल्यूशन देने के लिए इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, है ना। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, डैनियल बैरनबॉइम और अली अबू अवध को इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट दिया गया। क्लियर है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की। तो प्राइज मनी जो है, ध्यान रखिएगा, इसका जो प्राइज मनी है वो कितना है, वो है आपका 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए मिलते हैं जो जीतता है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, है ना। और उसके बाद यहाँ पे जो पहले हैं उनको दिया गया है श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी। ये इनको बैडमिंटन में दिया गया है, श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, है ना। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैंने ट्रिक भी लिख दी है कि देखो, शटल होता है, जो कॉर्क जिसे हम खेलते हैं ना, बैडमिंटन, उसको शटल बोलते हैं, है ना। तो शटल जो है, शटल से देखोगे शेट्टी, शटल से शेट्टी, तो शेट्टी श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को मिला हुआ है क्या, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और दूसरे जो है उनका नाम है श्री सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, है ना। तो बेसिकली बैडमिंटन खेलने के लिए जो रेडी हो उनको मिला होगा, तो श्री सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मिला हुआ है बैडमिंटन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो टोटल अर्जुना अवार्ड की बात करते हैं तो अर्जुना अवार्ड में 15 लाख मिलते हैं, उसमें 25 लाख मिलते हैं, इसमें 15 लाख मिलते हैं, 10 लाख कम मिलते हैं इसमें। और ये बेसिकली ये 26 प्लेयर्स को दिया गया है। तो अब 26 प्लेयर्स के नाम तो आप याद रखोगे नहीं, है ना, तो उतना इंपॉर्टेंट रहना, स्किप करते हैं। उसके बाद बाकी यहाँ पे बाकी अवार्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगे। नेक्स्ट है पद्मा अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है। पद्मा अवार्ड जो है पहली बार दिया गया था 1954 में, 1954 में पद्मा अवार्ड जो है वो पहली बार दिया गया था। और अगर हम बात करते हैं तो 132 पद्मा अवार्ड जो है 2024 में दिए गए हैं। 132 पद्मा अवार्ड जो है 2024 में आप देखोगे कि दिए हुए हैं। और उसमें अगर हम बात करते हैं तो पद्म विभूषण 5 है। पद्म विभूषण जो होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है, पद्म विभूषण जो होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है, उसके बाद पद्म भूषण होता है, उसके बाद पद्मश्री होता है ना। तो विभूषण जो है वो 5 दिए गए हैं, पद्म भूषण 17 है और पद्मश्री जो है वो 110 लोगों को दिए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं पद्म विभूषण किसको मिला, ये इंपॉर्टेंट है, श्री एम वेंकैया नायडू, ये पब्लिक अफेयर के लिए इनको दिया गया है पद्म विभूषण, ये आंध्र प्रदेश के हैं, श्री एम वेंकैया नायडू। अगले हैं श्री बिंदेश्वर पाठक जो है उनको दिया गया सोशल वर्क के लिए, ये बिहार से बिलोंग करते हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा अगर आप बिहार का बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो, है ना।
उसके बाद एमएस, एक बात और, ये जो भी आप करंट अफेयर देख रहे हैं ये आपके बीपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा मतलब कोई मैं आप देख रहे हो उस पे कोई स्पेसिफिक एग्जाम को लेकर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये कॉमन करंट अफेयर है, सबके लिए है ना। तो श्री बिंदेश्वर पाठक को दिया गया पद्म विभूषण, ये दिया गया किसके लिए, सोशल वर्क के लिए। उसके बाद आपका आते हैं वैजयंती तिमला बाली, इनको आर्ट के लिए दिया गया, तमिलनाडु के हैं ये। पद्म सुब्रमण्यम जो है उनको भी आर्ट के लिए दिया गया, तमिलनाडु के हैं। और श्री कोन्नीडेला चिरंजीवी, इनको भी आर्ट के लिए दिया गया, ये कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पद्म भूषण की लिस्ट है। ओके, तो अगर आप जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का देख लीजिएगा। तो मैं बेसिकली यहाँ पे यूपी और बिहार को फोकस कर रहा हूँ, तो मैं आपको यूपी बिहार का थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे यूपी बिहार से कोई है क्या, कोई नहीं है। बिहार से है, हाँ बिहार से, यूपी से कोई नहीं है। तो बिहार से है, तो बिहार से याद रखिएगा कि श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर जो है, ये मेडिसिन के सेक्टर में इनको पद्म भूषण दिया गया है, पद्म भूषण है ना, श्री चंद्रेश्वर प्रसाद को दिया गया। ठीक है, ये बिहार से है। आगे बात करते हैं, ये फिल्म रिलेटेड अवार्ड है, फिल्मों को लेकर। तो इंटरनेशनल अवार्ड अगर हम बात करते हैं, ऑस्कर है ना, तो 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 में हुआ है। कहाँ हुआ है, लॉस एंजलिस में हुआ है। कहाँ पे हुआ, लॉस एंजलिस में। और बेस्ट फिल्म की बात करते हैं तो ये ओपनहाइमर है, जो मैंने बताया। अब ओपनहाइमर की बात हम जब करते हैं तो थोड़ा हम बात कर लेते हैं। पहला बात कि ओपनहाइमर जो मूवी है वो बेस्ड है बॉम्ब पे। किस बॉम्ब पे बेस्ड है, ये एटम बॉम्ब पे बेस्ड है, एटम बॉम्ब पे, है ना, एटम बॉम्ब पे। और एटम बम में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है कि फिजन होता है, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, इसमें सॉरी न्यूक्लियर फिजन होता है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, इसमें न्यूक्लियर फिजन होता है। ठीक है, एटम बम में। तो ये ओपनहाइमर जो है वो बेसिकली ये बेसिकली ही इज द इन्वेंटर ऑफ एटम बम, है ना, ओपनहाइमर, उसी पे मूवी बेस्ड है। तो ये बेस्ट फिल्म है ओपनहाइमर। बेस्ट डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन, जो कि ओपनहाइमर के डायरेक्टर हैं। बेस्ट एक्टर है सिलियन मर्फी, जो ओपनहाइमर में लीड एक्टर है, यही ओपनहाइमर बने हुए हैं। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, एमा स्टोन, ये पुअर थिंग्स के लिए मिला हुआ है इनको पुअर थिंग के लिए मिला हुआ है ना, एमा स्टोन को। क्लियर है। नाटू नाटू को बेसिकली बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग बोला गया है। और ये बेसिकली 95 तो ऑस्कर की कहानी है, 96 की बात कर रहे हैं हम, लेटेस्ट यही है ना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये अलग अवार्ड है, वो ऑस्कर था। 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात करते हैं तो इसमें बेस्ट मूवी ओपनहाइमर है, बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी है, लेकिन बेस्ट एक्ट्रेस यहाँ पे एमा स्टोन नहीं है, यहाँ पे लिली ग्लैडस्टोन जो है वो बेस्ट एक्ट्रेस है। और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन है, सेम है ना। 77th बाफ्टा अवार्ड की बात करते हैं अगर हम लोग 2024 की, तो इसमें भी बेस्ट मूवी ओपनहाइमर है, बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी है। और ये पूरा कॉपी है ऑस्कर का, है ना। इसमें भी क्रिस्टोफर नोलन बेस्ट डायरेक्टर है और एमा स्टोन जो है बेस्ट एक्ट्रेस है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे ग्रैमी के बारे में, है ना। तो ग्रैमी के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम ग्रैमी के बारे में बात करते हैं तो इसमें बेसिकली जानोगे तो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम विनर कौन है, दिस मोमेंट क्या है, ये बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम है। दिस मोमेंट इसको मिला है ग्रैमी अवार्ड्स ग्लोबल म्यूजिक बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जाकिर हुसैन जो है उनको 2 ग्रैमी मिली है अवार्ड, 2 ग्रैमी अवार्ड मिले हैं पश्तो के लिए और एज वी स्पीक के लिए। 2 ग्रैमी अवार्ड मिले हैं पश्तो के लिए और एज वी स्पीक के लिए। और बात करते हैं फ्लूटिस्ट हैं, मतलब फ्लूट बजाते हैं, उनका नाम है राकेश चौरसिया को भी पश्तो और एज वी स्पीक के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है। क्या मिला है, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है। और जाकिर हुसैन को 2 ग्रैमी मिले हैं पश्तो और एज वी स्पीक के लिए। ठीक है, उसके बाद दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है 2024 में इंडिया में होता है। और इसमें बेस्ट फिल्म जो है वो शाहरुख खान की जवान है ना। उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर जो है वो है संदीप रेड्डी वांगा, ये एनिमल के डायरेक्टर हैं। और बेस्ट एक्टर जो है वो शाहरुख खान है अगेन जवान के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, है ना। तो ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड है और ये इंडिया में होता है, आपको ध्यान होना चाहिए। अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल अवार्ड के बारे में। तो नेशनल जो अवार्ड है उसमें बात करेंगे तो बेस्ट फिल्म जो है वो है अट्टम एक मलयालम फिल्म है और इसको बेस्ट फिल्म बोला गया है। ये 70th नेशनल फिल्म अवार्ड है 2024। फिल्म फेयर नहीं है, फिल्म फेयर अलग होता है, ये अलग है, ये नेशनल अवार्ड है। तो बेस्ट फिल्म जो है वो बेसिकली दिया गया अट्टम को। बेस्ट एक्टर बोला गया है किसको, ऋषभ शेट्टी को, कंटारा के लिए। कंटारा मूवी आपने देखी होगी, तो उसके लिए ऋषभ शेट्टी को बोला गया है बेस्ट एक्टर। और अगर हम बात करते हैं आगे तो बेस्ट एक्ट्रेस है नित्या मेनन, ये तिरुचि त्रम्बलम एक मूवी है उसके लिए दिया गया है। और मानसी पारेख ये कच्छ एक्सप्रेस के लिए दिया गया है। उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर जो है वो सूरज बरजत्ते है, ये ऊंचाई मूवी के लिए दिया गया है इनको बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करें तो वो गुलमोहर है और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 69th फिल्म फेयर अवार्ड की 2024 का। तो 69th फिल्म फेयर अवार्ड 2024 जो है ये गुजरात में हुआ था
और बेस्ट फिल्म जो है वो 12th फेल है ना, 12th फेल है बेसिकली विक्रम मासी की, है ना। और उसके बाद बेस्ट एक्टर जो है वो आपका रणबीर कपूर है एनिमल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस है आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर है विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए, ठीक है, ये बेस्ट डायरेक्टर है। अगला है लाला, इसके बाद तो हमने बाकी मैंने कुछ टिक नहीं किया है, अगर आपको पढ़ने का मन करे टाइम हो तो पढ़ लो वरना छोड़ दो। आगे आते हैं, उसके बाद बात करते हैं एनवायरमेंट अवार्ड के ऊपर। तो एनवायरमेंट अवार्ड में अगर हम बात करें तो इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024 जो दिया गया है वो दिया गया 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दिया गया है सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024, ठीक है। आगे बढ़े, आगे अगर हम देखते हैं तो अनंत, उसके बाद है यहाँ पे अनंत दर्शन शंकर। अनंत दर्शन शंकर जो है ये प्रेसिडेंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन के। इनको अवार्ड दिया गया है एम एस स्वामीनाथन वाला, है ना। एम एस स्वामीनाथन का जो अवार्ड होता है ओके, ये इनको दिया गया है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन 2024 के लिए, ठीक है। तो अनंत दर्शन शंकर ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और इंटीग्रेटिव मेडिसिन के क्या है, ये प्रेसिडेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एम एस स्वामीनाथन अवार्ड 2024 जो है वो प्रोफेसर बी आर कंबोज को भी दिया गया है। ओके, बी आर कंबोज को भी ये दिया गया है, ऑनर्ड विद दिस अवार्ड फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। बी आर कंबोज को एग्रीकल्चरल साइंस के लिए अवार्ड दिया गया। उसके बाद है आलोक शुक्ला जो है, आलोक शुक्ला एक पर्सन है छत्तीसगढ़ के, इनको गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज 2024 दिया गया है। गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज 2024 दिया गया है ना। और ये ग्रीन, इसको गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीन नोबेल प्राइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीन नोबेल प्राइज, ठीक है। और ये बेसिकली इनको हसदेव अरण्य मतलब होता है जंगल, तो हसदेव अरण्य बचाओ आंदोलन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है ना। वहां पे जंगल है हसदेव जंगल, उसको बचाने के लिए। अगला है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन का नाम आता है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जो है उनको व्हाइटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है, जिसको हम लोग ग्रीन ऑस्कर बोलते हैं, है ना। ग्रीन ऑस्कर बोलते हैं व्हाइटली गोल्ड अवार्ड को। ऐसे ही पूछ सकता है कि आपका ग्रीन ऑस्कर किसको बोलते हैं और ग्रीन नोबेल प्राइज किसको बोलते हैं। तो ग्रीन ऑस्कर हम लोग व्हाइटली गोल्ड अवार्ड को बोलते हैं, और हम लोग ग्रीन जो है नोबेल प्राइज बोलते हैं आपका गोल्डमैन एनवायरमेंट अवार्ड को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा करंट अफेयर है कि टॉप 3 स्टेट की बात करें अगर हम लोग, तो इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी में जो टॉप 3 स्टेट्स है भारत के वो कौन कौन से हैं। पहला है गुजरात, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा है आपका कर्नाटका, है ना। तो पहला है गुजरात, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा कौन सा, कर्नाटका है। तो ये GTK जो है आपके टॉप 3 स्टेट्स है विंड कैपेसिटी में। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला है वह है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 2023 का नोबेल प्राइज है ये। तो फिजिक्स में PFA को दिया गया है, मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, PFA पिएरा अगस्तोनी फेरेंक क्रॉस को और NAL हुलियर को। ये ट्यूनिशिया से है, हंगरी अमेरिका है, ये फ्रांस से है। और ये बेसिकली दिया गया है क्यों, डिस्कवरिंग अ मेथड ऑफ जनरेटिंग attosecond pulses of light, okay, for the study electron dynamics in matter। इलेक्ट्रॉन डायनेमिक मैटर में पढ़ने के लिए दिया गया है PFA को, PFA फिजिक्स, ठीक है। फिर लिटरेचर जो है वो जॉन ओलाफ फॉसे को दिया गया है। इन्होंने प्ले एंड प्रोस का जो है इनोवेटिव किया है, उसके लिए इनको दिया गया है। मतलब बेसिकली जो अनसेबल है, जो बोल नहीं सकते हैं, उन चीजों को इन्होंने क्या दिया, आवाज दी है ना। जैसे टेबल जो है वो बोल रहा है ना, दीवारें बोल रही हैं, तो बेसिकली उन चीजों से वैसा कुछ इन्होंने किया है। उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में MLA जो है, MLA को दिया गया है। MLA का मतलब है मोंगी जी बावेंडी, फ्रांस की है। लुई सी ब्रूस अमेरिका के हैं। एलेक्सी जो है येकिमोव रशिया के हैं। इनको दिया गया है क्वांटम डॉट का सिंथेसिस करने के लिए, है ना। तो MLA को दिया गया फिजिक्स केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में PFA को, ठीक है। मेडिसिन जो है वो DK को दिया गया है। कैटलिन कैरिको हंगरी के हैं। ड्रू वीजमैन जो है USA के हैं। इनको मेडिसिन दिया गया है mRNA वैक्सीन कोविड-19 के लिए। पीस जो है नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ईरान की है ये, है ना। और आपको इकोनॉमिक्स जो है वो क्लॉडिया गोल्डिंग को दिया गया है, क्लॉडिया गोल्डिंग को। अगला आते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स अवार्ड। स्पोर्ट्स अवार्ड में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है ICC मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ओके, ICC मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है, पैट कमिंस को दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया, है ना। ये 2023 के अवार्ड है। तो ICC मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के कौन थे, पैट कमिंस थे, ऑस्ट्रेलिया के। ICC मैन ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ODI की बात करते हैं तो विराट कोहली को दिया गया है। और ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है, नटालिया स्कीवर ब्रंट, इंग्लैंड की है ये, है ना। तो मेन और वुमेन किसको दिया गया, मेन और वुमेन, मेन में पैट कमिन और वुमेन में नटालिया स्कीवर ब्रंट को। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली है। और वुमेन में कौन है, वुमेन में आपको दिया गया है चमारी अथापथु को, ये श्रीलंका की क्रिकेटर है।
उसके बाद आईसीसी मेन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो दिया है वो उस्मान ख्वाजा को दिया गया, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है ये। और आईसीसी मेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया सूर्य कुमार यादव को, और वुमेन दिया गया है हैली मैथ्यूज को। हैली मैथ्यूज और सूर्य कुमार यादव को T20 का दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि फीफा का अगर बात करते हैं, फीफा फुटबॉल अवार्ड्स का, तो बेस्ट मेल फुटबॉलर लियोनेल मेसी है अर्जेंटीना के, और फीमेल कौन है, एटेना बोनमाटी। और बैलन डियोर अवार्ड भी सेम ही है, दोनों में सेम ही जो है प्राइस दिया गया, दोनों सेम ही पर्सन को, लियोनेल मेसी और एंटेना बोनमाटी को। ठीक है, हॉकी की बात करते हैं। तो हॉकी इंडिया में अगर हम बात करें तो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के कौन है, मेन हार्दिक सिंह है। और बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 फीमेल की बात करते हैं तो सलीमा तेती, हार्दिक सिंह और सलीमा तेती। ठीक है, इनको दिया गया हॉकी का अवार्ड। उसके बाद है कि हमारा, एक बात और मैं बता दूं, जो ये देख रहे हैं वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं तो मतलब आपको समझ में आ रहा है और आपको मजा भी आ रहा है। ये सारी जो वीडियोस मैं बना रहा हूं ये सब के सब लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसको कंबाइन करके एक बड़ी मैराथन बनाऊंगा और डाल दूंगा यूट्यूब पे, ताकि आप एक बार एग्जाम से पहले पूरी वीडियो एक बार बस देख लेना, तो आपको सब ध्यान आ जाएगा वापस से, है ना। लेकिन अभी देख रहे हो तो फोकस देखो। नेक्स्ट क्या है, आगे आते हैं। तो रिसेंटली इंडियन चेस प्लेयर है वी रमेश बाबू, इनको ऑफिशियली टाइटल दिया गया ग्रैंड मास्टर का इनको टाइटल दिया गया बाय इंटरनेशनल चेस फेडरेशन एफआईडी के द्वारा क्या किया गया, इनको वी रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो याद रखिएगा कि यहां पे आपका पड़ता है, हाँ, टाइम मैगजीन ने अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर है लियोनेल मेसी को, उनको बोला गया है एथलीट ऑफ द ईयर 2023 कौन है टाइम मैगजीन के अनुसार, वो कौन है, लियोनेल मेसी। रोनाल्डो फैंस को काफी खुशी नहीं हो रही होगी, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। अवार्ड इन द फील्ड ऑफ ब्यूटी के बारे में बात करें तो देखिए इस साल की जो 71st ना हुआ 70 एक मिनट ये क्या हो रहा है, 70 ये एसटी यहाँ, अच्छा उल्टा एनडी यहाँ हो गया, एसटी यहाँ हो गया है, उनकी प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक वाले की, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखेंगे तो 2023 के जो मिस वर्ल्ड है ना, मिस वर्ल्ड है, उसकी विनर कौन है, क्रिस्टीना पिस्कोवा। ओके, क्रिस्टीना पिस्कोवा है और ये शेक रिपब्लिक की है। और अगर हम बात करते हैं अदर फैक्ट की, तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था शीनी शेट्टी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, और विनर कौन है, क्रिस्टीना पिस्कोवा। आगे बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में। तो इसमें देखेंगे तो जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश जो है उसको अवार्ड किया गया है जीवन दान अवार्ड। आंध्र प्रदेश को जीवन दान अवार्ड दिया गया है फॉर स्पेशल अचीवमेंट इन ऑर्गन डोनेशन में स्पेशल अचीवमेंट के लिए जीवन दान अवार्ड जो है वो दिया गया है किसको, आंध्र प्रदेश को। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है इंडिया के एक सैंड आर्टिस्ट है। मतलब सैंड आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, जो बालू यानी जो मिट्टी होती है, सैंड होती है ना, रेत होती है ना, रेत से जो आर्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं सैंड आर्टिस्ट। तो इंडिया के जो सैंड आर्टिस्ट है नाम सुदर्शन पटनायक, है ना, क्या नाम है, सुदर्शन पटनायक नाम है। इनको जो है इनको गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड दिया गया, क्या दिया गया, गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड दिया गया, गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड दिया गया है। इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप हेल्ड जो कि कहां हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में हुआ था, वहां पे इनको गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड दिया गया है। क्या नाम है इनका, सुदर्शन पटनायक। ठीक है, अगला आता है कि जुलाई 2024 में अगर हम बात करते हैं तो वी वेदाचलम जो है, एक मिनट, वी वेदाचलम जो है उनको अवार्ड किया गया वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड दिया गया है। ये बेसिकली एपिग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, और एक होता है न्यूमिस्मेटिक, मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स। ठीक है, फिर आता है मध्य प्रदेश को पहला प्राइज दिया गया है लोन परफॉर्मेंस और इनोवेशन कैटेगरी में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में, जो कि मिनिस्टर ऑफ अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने दिया है, महुआ ने अवार्ड दिया है मध्य प्रदेश को कि लोन और इनोवेशन कैटेगरी में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर टाइम मैगजीन ने इंडियन ओरिजिन के लीना नायर को वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर चूज किया, ये भी ध्यान रखिएगा, बाकी इसमें कुछ खासा इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं तो आगे में इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारा, हाँ, रोशनी नादर जो है वो चेयरमैन है एचसीएल टेक्नोलॉजी के चेयरमैन है रोशनी नादर। इनको अवार्ड दिया गया, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड दिया गया, शेवलियर डा ला लीगन ऑनर। ओके, ये फ्रांस का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है, ये दिया गया रोशनी नादर को, ये एचसीएल टेक्नोलॉजी के चेयरमैन है। उसके बाद गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2024 दिया गया, गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2024 ये रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला को दिया गया, कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री को, है ना, कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री को। क्लियर है, बताइए क्या यहां तक आपको सबको समझ में आ रहा है।
अभी तक आपने मुझे लगता है कमेंट कर दिया होगा वो कौन सी कंट्री इसके सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो चुके हैं। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि जो प्रेसिडेंट है हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है ना, वो किस स्टेट से बिलोंग करती है। दोनों कमेंट्स आपके आ चुके होंगे कमेंट सेक्शन में, है ना। अभी लाइव चैट पे आपने किया होगा, अगर किया होगा तो, और नहीं किया है तो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में जरूर करना, ठीक है। मैं चेक करूंगा कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है और कितना आपको याद है, आप वीडियो से कितना निकाल पा रहे हो, है ना। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वाइल यू आर रीडिंग एनीथिंग, आप किसी भी चैनल पर पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही होता है कि आप उससे कितना निकाल पा रहे हो, है ना। ऐसा हो गया कि 12 घंटे की मैराथन देख ली, ठीक है, और उससे आउटपुट कुछ भी नहीं है ना, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन बनना है तो फिर बेकार है ना, कोई फायदा नहीं है, फिर तो उतना 12 घंटा आपके वेस्ट हो गए। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कितना पढ़ रहे हो और कितना एफिशिएंसी है आपका, ठीक है। चलो कपूरथला, कपूरथला कहाँ पे? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, ये पंजाब में पड़ता है ना, ये पंजाब में है। तो पंजाब के कपूरथला में आपको जो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है, इस पर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रजनीकांत दास। रजनीकांत हैज बीन ऑनर्ड विद गोल्डन वीजा। इनको गोल्डन वीजा दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के द्वारा, जो कि कहाँ के है, जो कि आपका पड़ता है जो कि आपकी यूएई के है ना, यूएई के, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के। ओके, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कितने एमिरेट्स है? 7 एमिरेट्स होते हैं। कितने एमिरेट्स होते हैं? 7 एमिरेट्स होते हैं। एमिरेट्स, ई फॉर एमिरेट्स, ठीक है। तो रजनीकांत को दिया गया गोल्डन वीजा, ध्यान रखिए गोल्डन वीजा। उसके बाद है आपका फीमेल ई रिक्शा ड्राइवर है, एक फीमेल ई रिक्शा चलाती है आरती, जिसको आप टोटो बोलते हो, है ना। टोटो वगैरह हम लोग झारखंड में टोटो बोलते हैं इसको। तो फीमेल ई रिक्शा ड्राइवर है, आरती नाम है ना। आरती जो है उनको उनको ऑनर किया गया है अमाल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड से। अमाल क्लूनी वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से इनको जो है सम्मानित किया गया है। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में, मतलब ब्रिटेन में। ये अवार्ड जो है वो किंग चार्ल्स II के द्वारा दिया गया है, और बकिंगम पैलेस में, इंग्लैंड के, ठीक है। तो काफी बड़ा अवार्ड है। और उसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो पवुलूरी सुब्बाराव है, पवुलूरी सुब्बाराव है, इनको आर्यभट्ट अवार्ड दिया गया है इनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए स्पेस साइंस में इनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए इनको दिया गया है आर्यभट्ट अवार्ड, इसको पवुलूरी सुब्बाराव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे बाकी हमने पढ़ लिया है, ठीक है, ये सब तो फिर उतना इम्पोर्टेंट। एक मिनट, क्या हो गया? हाँ ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे एक प्राइस है, इसको बोलते हैं प्रिट्जकर प्राइस। आपको नहीं दिख रहा होगा, ये प्रिट्जकर प्राइस है, PRI मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको नहीं दिख रहा तो, इन केस नहीं दिख रहा तो मैंने, या तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी हाई कर लोगे तो दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या है? प्रिट्जकर प्राइस है ना, प्रिट्जकर प्राइस है। तो प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइस जो है वो 2024 को किसको दिया गया? वो जापानीज आर्किटेक्ट है रिकेन यामामोटो को ये प्राइस दिया गया है। क्या नाम है? प्रिट्जकर प्राइस, है ना, प्रिट्जकर प्राइस। उसके बाद लेट, एक मिनट, हाँ, तो उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो लेट रतन टाटा, है ना, जिनकी हाल ही में जो है जिनका निधन हो गया। ओके, तो ये रतन टाटा जो है, रतन टाटा को दिया गया था PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ठीक है, उनकी हाल ही में जो है मृत्यु हुई है, तो क्वेश्चन हो सकता है पूछ दें यहाँ से। तो रतन टाटा की हाल ही में मृत्यु हुई है और इनको अवार्ड दिया गया था PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024। इनके फिलांथ्रोफी का मतलब होता है कि जब आप बहुत बहुत मतलब डोनेशन वगैरह का काम करते हैं ना, बहुत समाज के उत्थान के लिए आप जो है डोनेशन वगैरह करते हैं, तो उसको बोलते हैं फिलांथ्रोफिक वर्क, है ना। तो इनके फिलांथ्रोफिक वर्क के लिए इनको अवार्ड दिया गया है PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रतन टाटा को, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया हैज बीन अवार्डेड 9th गोवटेक अवार्ड फॉर इट्स पायनियरिंग सर्विसेज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन गवर्नमेंट सर्विसेज। तो AI ड्रिवन गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए इंडिया को अवार्ड दिया गया, 9th गवर्नमेंट टेक अवार्ड दिया गया इंडिया को, ठीक है। और आई रास्ते क्या है? आई रास्ते बेसिकली एम करता है कि AI को लेवरेज करे सेफ्टी इन रोड सेफ्टी इंजीनियरिंग, है ना। तो आई रास्ते का मतलब ये होता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आगे आते हैं, आगे हम बात करेंगे, एक मिनट, वॉइस आ रही है ना, हाँ, आगे हम बात करेंगे नेशनल स्टार्टअप अवार्ड के बारे में। तो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड में अगर हम देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी A में कौन है? गुजरात, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। स्टार्टअप की बात करते हैं तो स्टार्टअप में गुजरात, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ये 4 ऐसे स्टेट्स है जो बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी A में आते हैं, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी B में कौन है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है वो है आपका यहाँ पे रतन टाटा के ऊपर अगेन है। तो सर रतन टाटा जो है, ओके, उनको कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के द्वारा भी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया 2021 में। तो 2021 में बोला गया था कि दिया जाएगा, लेकिन दिया गया है इस बार, है ना, ये दिया गया है इस बार, अनाउंस हुआ था 2021 में ही, लेकिन दिया गया है इस बार 22 अप्रैल 2024 में, है ना।
तो इसलिए याद रखिएगा रतन टाटा को दिया गया कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का अवार्ड। अगला है कि दिल्ली एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट बोला गया है एशिया पैसिफिक रीजन का। एशिया पैसिफिक रीजन का दिल्ली एयरपोर्ट को क्या बोला गया है कि ये बेस्ट एयरपोर्ट है। क्या है? बेस्ट एयरपोर्ट है। और ये 6 साल से लगातार ये बेस्ट एयरपोर्ट आ रहा है, दिल्ली एयरपोर्ट। ओके, उसके बाद आता है आपका इंडिया टुडे। जो इंडिया टुडे की ये ग्रुप फीमेल एआई एंकर है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंकर है, जिसका नाम है सना। तो ये सना जो है इसको अवार्ड दिया गया है ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 बाय इंटरनेशनल। ओके, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कुछ होगा, उससे सना को। तो पूछेगा सना कौन है, तो सना कौन है? इंडिया टुडे की इंडिया टुडे ग्रुप की फीमेल एंकर है, फीमेल एआई एंकर। ठीक है। फिर आपका बेस्ट वेब सीरीज जो है वो बोला गया है पंचायत वेब सीरीज को, पंचायत सीजन 2 को 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आगे बात करते हैं मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में, और अब हम डिस्कस करेंगे क्रिकेट के बारे में। देखो, तो क्रिकेट में हमने ये देखा है कि 9th मैन T20 वर्ल्ड कप जो है वो 2024 में हुआ था, और इस T20 वर्ल्ड कप में जो विनर था वो इंडिया था। ओके, इंडिया जो है दूसरी बार इंडिया ने जो है T20 वर्ल्ड कप जीता है, और होस्ट थे इसके अमेरिका और आपके वेस्ट इंडीज। और बात करते हैं रनर अप के, तो रनर अप जो है वो बेसिकली साउथ अफ्रीका था। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। प्लेयर की बात करते हैं तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे जसप्रीत बुमराह, और प्लेयर ऑफ द मैच बने थे कौन? फाइनल विराट कोहली। ठीक है, तो इंडिया ने जीता है। अगला बात करते हैं तो फाइनल मैच जो है वर्ल्ड कप का वो बेसिकली होगा कहां हुआ था, तो वो बारबाडोस में हुआ था, जहां पे इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। रोहित शर्मा जो है वो ऐसे 3rd कैप्टन बन चुके हैं जिन्होंने 2 बार आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है, सॉरी, है ना। तो ये 3rd कैप्टन बन चुके हैं जिन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है, रोहित शर्मा। अगला हमारा है कि इसके बाद हम बात करते हैं आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ था, उसमें विनर थे ऑस्ट्रेलिया और रनर अप था इंडिया, मतलब इंडिया हार गया था। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उस टाइम पे विराट कोहली थे, और प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो ट्रेविस हेड था। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है बिकेम द फर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहली टीम बन चुकी है जिसने सारे आईसीसी टाइटल जीते हैं। ओके, टू विन ऑल द आईसीसी टाइटल, सारे आईसीसी टाइटल इन्होंने जीते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद शामी जो है वो मोस्ट विकेट टेकिंग बॉलर बन गए हैं इंडिया के लिए मोस्ट विकेट टेकिंग बॉलर बन गए हैं इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, मोस्ट विकेट टेकिंग बॉलर मोहम्मद शामी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हाईएस्ट सेंचुरी जो है ग्लेन मैक्सवेल लगाई है, वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं हम। तो इस वर्ल्ड कप में ग्लेन मैक्सवेल ने हाईएस्ट स्कोर किया है, 201 रन मारे, 201 रन इन्होंने मारे हैं। और क्विंटन डिकॉक जो है उन्होंने 4 सेंचुरी लगाई है। अगला है आईपीएल। तो आईपीएल में आपको पता है कि विनर जो था वो केकेआर था, कोलकाता नाइट राइडर्स, और रनर अप जो था वो सनराइजर हैदराबाद था। ठीक है, चलो, ऑरेंज कैप जो है विराट कोहली के पास थी, और पर्पल कैप हर्षल पटेल के पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर है क्या, गौतम गंभीर जो है वो इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बन चुके हैं, गौतम गंभीर। विराट कोहली जो है वो फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने 12,000 रन मारे हैं T20 का, है ना। तो T20 में इन्होंने क्या किया है, 12,000 रन इन्होंने स्कोर किए हैं विराट कोहली ने। अगला है नामीबिया के 22 साल के बैट्समैन है जिनका नाम है जैन निकोल लॉफ्टी ईटन। क्या नाम है? जैन निकोल लेफ्टी ईटन। इन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर की है, मतलब सबसे कम बॉलों में इन्होंने सेंचुरी मारी है, 100 रन मारे हैं इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में, और वो भी 33 बॉलों में, 33 बॉल्स में इन्होंने सेंचुरी मारी है। उसके बाद टिम साउथी जो है, टिम साउथी आपका न्यूजीलैंड का फास्ट बॉलर है, और इसने ये पहले बॉलर बने हैं जिन्होंने 150 विकेट लिए हैं T20 इंटरनेशनल में। ठीक है, उसके बाद आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था 2024 में, जिसको साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था, इसके विनर ऑस्ट्रेलिया था और इंडिया था, इंडिया इसका रनर अप था। आगे बात करते हैं, तो अगला है कि इंडियन क्रिकेटर जो है रोहित शर्मा, ये पहले बैट्समैन ऐसे बन चुके हैं जिन्होंने 500 प्लस छक्के लगाए हैं T20 क्रिकेट में, और 200 प्लस छक्के लगाए हैं इंटरनेशनल T20 में, और पहले क्रिकेटर बन चुके हैं वर्ल्ड में 600 छक्के लगाने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट में। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आपका स्मृति मंधाना जो है वो फर्स्ट वो इंडियन वुमेन क्रिकेटर है जिन्होंने 2 कंसेक्यूटिव सेंचुरी मारी है ओडीआई में, लगातार 2 सेंचुरी ओडीआई में। इंडियन वुमेन क्रिकेटर है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा जो है वो फास्टेस्ट वुमेन क्रिकेटर है टू स्कोर अ डबल सेंचुरी, जिन्होंने दोहरी शतक बेसिकली लगाई है 194 बॉल्स में। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला न्यूज है कि वुमेन क्रिकेट एशिया कप T20 जो है 2024 9th एडिशन हुआ था, इसकी ऑर्गेनाइजर था श्रीलंका और विनर था श्रीलंका पहली बार, और बेसिकली बात करते रनर अप था इंडिया, है ना। तो वुमेन वाला में भी हार गए थे, हम रनर अप थे।
अगला है सूर्य कुमार यादव जो है उनको चूज किया गया कैप्टन ऑफ इंडियन टीम इन T20 इंटरनेशनल। T20 इंटरनेशनल के लिए सूर्य कुमार यादव क्या रहेंगे, कैप्टन रहेंगे। और वुमेन टीम के लिए बात करते हैं तो हरमनप्रीत कौर जो है वो कैप्टन रहेंगी, ठीक है। नहीं सॉरी, हाईएस्ट रन स्कोरर कौन थी, हरमनप्रीत कौर है, कैप्टन नहीं। सूर्य कुमार यादव क्या है, कैप्टन रहेंगे इंडियन टीम के T20 इंटरनेशनल के लिए, ठीक है। चलो बाकी यहाँ पे मस्कट है, मस्कट आपको ध्यान होना चाहिए। समर ओलंपिक 2024 हुआ था, उसमें उसमें वो पेरिस में हुआ है, उसका मस्कट था फायरिक्स। ओके, समर पैरालंपिक्स हुआ था, उसके मस्कट था फायरिक्स। दोनों का मस्कट सेम था, फायरिक्स था। ओके, खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए 2024 में, ये बेसिकली गुलमर्ग लेह में हुआ, बेसिकली ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और इसका मस्कट था शी और शान, ये क्या है, स्नो लेपर्ड है ना। उसके बाद 9th एशियन विंटर गेम्स 2025 जो है वो हार्बिन चाइना में होगा, और इसका मस्कट है बिनबिन नीनी, जो टाइगर कब्स है, टाइगर के बच्चे हैं बिनबिन और नीनी, है ना, ये इसके मस्कट रहेंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि यहाँ पे हाँ 37 नेशनल गेम्स 2023 में हुआ था, इसका मस्कट क्या था, मस्कट था मोगा, और ये गोवा में हुआ है। ओके, मोटो क्या है, गेट सेट गोवा, ठीक है, गेट सेट गोवा। और उसके बाद ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे आपका मिडिल टेबल में आते हैं तो महाराष्ट्र सबसे टॉप पे है, फिर सर्विसेज है, फिर हरियाणा है, फिर बिहार है। बिहार जो है 30th पोजीशन पे है। बिहार क्या है, बिहार आपके 30th पोजीशन पे, ध्यान रखिएगा बिहार किस पे, 30th पोजीशन पे है, क्लियर है। इसमें ये 37 नेशनल गेम्स है, 37 नेशनल गेम्स है, और 2023 में हुआ था। बिहार ने कितने मेडल जीते हैं, टोटल बिहार ने 8 मेडल जीते हैं, बिहार ने टोटल 8 मेडल जीते हैं, और टॉप पे कौन है, महाराष्ट्र है। उसके बाद फुटबॉल पे आता है, तो फुटबॉल में ध्यान रखिएगा कि फुटबॉल में जो है आपका 77 संतोष ट्रॉफी जो है वो बेसिकली उसका होस्ट था अरुणाचल प्रदेश, विनर है सर्विसेज और रनर अप है गोवा, है ना। और दुरंत कप भी फुटबॉल का होता है, मैचेस अभी हो रहे हैं इसमें, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। सुनील छेत्री ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है ना। कुवैत मैच के बाद, कुवैत के अगेंस्ट उनका मैच था इंटरनेशनल 6 जून 2024 में, उस मैच के बाद उन्होंने क्या किया, अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, क्लियर है। बाकी इसमें क्या है आपका हॉकी जूनियर एशिया कप है, तो हॉकी जूनियर एशिया कप में ध्यान रखिएगा कि वेन्यू जो है ओमान था, विनर भारत है, और रनर अप कौन है, रनर पाकिस्तान है, ओके। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट है लॉन टेबल में ध्यान रखिएगा कि 4 ओपन होते हैं, एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक होता है फ्रेंच ओपन, एक होता है विंबलडन ओपन, एक होता है यूएस ओपन। तो उसके बाद उसमें हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है उसमें मेन सिंगल विनर कौन है, जेनिक सिनर जो है वो इटली के हैं, और ये मेन सिंगल विनर है ना। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो रही है हमारी, ओके। वुमेन सिंगल विनर कौन है, आर्याना सबलेंका, ओके, सवालेंका, आर्याना सबालेंका जो है वो वुमेन सिंगल की विनर है। और मेन डबल विनर कौन है, तो रोहन बोपाना, ये इंडिया के है, और मैथ्यू, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन की कहानी है। उसके बाद फ्रेंच ओपन आता है, फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज बहुत फेमस है, बहुत नामी है ये, है ना, और हर एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है। कार्लोस अल्कराज मेन सिंगल मतलब ओपन किया है इन्होंने। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आएगा कि कौन है कौन नहीं है, तो आप सीधा वहां पे कार्लोस अल्कराज या फिर नोवाक जोकोविच मार के आ जाना, सही हो जाएगा। मैक्सिमम मतलब 99% चांसेस है कि वो सही हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो सिंगल विनर्स है वो यही है, कार्लोस अल्कराज और नोवाक जोकोविच। तो फ्रेंच ओपन जो है उन्होंने वो जीता है कार्लोस अल्कराज ने, और वुमेन जो है वो है ईगा स्विएटेक। विंबलडन ओपन जो है उसमें मेन सिंगल विनर कार्लोस अल्कराज है, ओके, और वुमेन जो है वो बारबोरा क्रेजेक्सिकोवा, ओके। और यूएस ओपन जो है, यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच ने जीता है, सर्बिया के हैं ये, और वुमेन सिंगल जीता है कोको गॉफ ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इटली जो है, इटली ने डेविस कप जीता है 2023 का बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया। डेविस कप 2023 इटली ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को डिफीट करके, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 हुआ था, ये कहां हुआ था, किर्गिस्तान में हुआ था। इंडिया के रैंक 9वीं है, ध्यान रखिएगा, 9 मेडल है इंडिया के पास, 4 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, एक भी गोल्ड नहीं है। उसके बाद आते हैं चेस पे, तो चेस में याद रखिएगा कि मैग्नस कार्लसन जो है वो जीत गए थे एफडीआई चेस वर्ल्ड कप 2023 में। मैग्नस कार्लसन जीत गए, नॉर्वे के हैं ये। और रनर अप कौन है, रमेश बाबू प्रगनंदा, है ना, जो पूरा इंस्टाग्राम यूट्यूब हर जगह फेमस है अभी। रमेश बाबू प्रगनंदा जो है क्या है, रनर अप है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, तो इसमें नेक्स्ट है अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था 2024 में। इसमें फर्स्ट पोजीशन चाइना की थी और इंडिया की पोजीशन कितनी थी, थर्ड थी। इंडिया की पोजीशन कितनी है, थर्ड है ना। तो ये अंडर 20 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप है। उसके बाद आते हैं हम प्रो कबड्डी लीग में, तो प्रो कबड्डी लीग में क्या है आपका विनर कौन है, पुनेरी पल्टन जो है वो विनर थी, सीजन 10 का ये रिजल्ट है। और रनर अप कौन था, हरियाणा स्टीलर्स, ठीक है। फिर है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024,
तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 जो है उसका इवेंट असम में हुआ था। मस्कोट है इसका अष्टलक्ष्मी, ये एक बटरफ्लाई है अष्टलक्ष्मी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मैंने स्टार किया है, जहां मैंने स्टार मार्क किया है मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्कट है अष्टलक्ष्मी बटरफ्लाई। फर्स्ट प्लेस जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। ओके, 32 गोल्ड है, 18 सिल्वर है, 21 ब्रॉन्ज मेडल है, टोटल 71 मेडल्स है। और सेकंड प्लेस जो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब ने जीता है, एलपीयू ने। ठीक है, तो पहला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है और सेकंड है एलपीयू। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की बात करते हैं, ये यूनिवर्सिटी गेम्स था। अब यूथ गेम की बात करते हैं तो ये जो है तमिलनाडु में हुआ है इवेंट। मस्कट है वीर मंगाई, मस्कट क्या है वीर मंगाई, और इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अब फर्स्ट पोजीशन जो है वो मिला है महाराष्ट्र को, सेकंड पोजीशन मिला है तमिलनाडु को। ठीक है, अब बिहार का पोजीशन क्या है, 21 है। टोटल 5 मेडल मिले हैं बिहार को। अब बिहार की पोजीशन क्या है, इसमें 21 है यूथ गेम्स में। ठीक है, चलिए उसके बाद खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ था। तो विंटर गेम्स में ध्यान रखेंगे कि ये गुलमर्ग में हुआ था। मस्कट इसका स्नो लेपर्ड है और फर्स्ट पोजीशन आर्मी को मिला हुआ है 21 मेडल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये हाँ ठीक है, यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 20 गेम्स में ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे लोकेशन है दीव जो है, दीव में क्या है, गोगला बीच है। गोगला बीच पूछेगा कहाँ पे, तो ये कहा दामन दीव के दीव में है ना, दामन दीव के दीव में पड़ता है क्या, गोगला बीच। तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, लोकेशन वाइज पूछ सकता है। उसके बाद आपका जो है लास्ट पेज आता है। लास्ट पेज में आप देखोगे कि ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट मुझे दिखा नहीं। एक बार आप रीड करना चाहे तो रीड कर सकते हैं, बाकी मुझे इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं लगा, जो हो सकता है पूछ ले तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ है मैंने हाईलाइट भी नहीं किया हुआ है ना। बाकी यहाँ पे ब्रिक्स गेम एक बार दिख रहा है मुझे, तो ब्रिक्स गेम देख लीजिएगा। ब्रिक्स गेम 2024 हुआ था, तो ये कजान रशिया में, रशिया ने होस्ट किया था। फर्स्ट प्लेस रशिया को मिला है। इंडिया की पोजीशन यहाँ पे 8वीं थी ब्रिक्स गेम में। ठीक है, क्लियर है, चलो। और ये ग्रैंड प्रिक्स टाइटल भी है। ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जो है 2024 का है, और ये बेसिकली जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जो है 2024 का जीता है। तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, और यहाँ पे मुझे और कुछ तो यहाँ दिख नहीं रहा है, नहीं, बाकी एक बार पढ़ लीजिएगा, रीडिंग इंपॉर्टेंट है। एक बार रीड करने में कुछ नहीं आता, 5 मिनट लगेगा, इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो रीड कर लीजिएगा तो याद रहेगा आपको एक बार, है ना। चलो, तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास मजा आया होगा पढ़ने में, और आपको समझ में भी आएगी, बहुत चीजें आपने सीखी होंगी। अगर आपको मेरी क्लासेस थोड़ा बेनिफिट होता है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और शेयर कीजिए जितना हो सकता है वीडियो को। जहां जितने भी आपके पास, देखो यार ऐसा है ना कि जितना आप शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है ना। तो वीडियो जो व्यूज आते हैं, जो लाइक्स आते हैं, अगर कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। और मेरा अभी प्लान है कि मैं टेस्ट सीरीज भी लेकर आऊं बीपीएससी के लिए। मतलब मैंने सोचा हुआ है कि मैं 3-4 कोचिंग की क्या करूं, टेस्ट सीरीज को ले लूं, उनको कंबाइन कर दूं। जैसे हिस्ट्री की, एंशिएंट इंडिया की बात करें तो 4 कोचिंग की टेस्ट सीरीज है मेरे पास। उनको मैं अगर कंबाइन कर दूं एंशिएंट हिस्ट्री की, तो लगभग 600 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 600 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हो एंशिएंट हिस्ट्री के, तो अब क्या आपको लगता है कि उसमें से आपको क्वेश्चन छूटेंगे? कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ऐसी वीडियो भी मैं प्लान कर रहा हूँ। टाइम बहुत कम है और मैं लॉन्च कर सकता हूँ, लेकिन वही बात है कि थोड़ा आप सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइबर्स थोड़े से बढ़ाओ और वीडियो को जितना ग्रुप है वहां फैला दो। जहां जहां आप ज्वाइन हो, जिस ग्रुप में आप जानते हो लोगों को, जितने भी फ्रेंड्स आपके, सबको शेयर कर दो, है ना, ताकि ज्यादा लोग मेरे पास, मेरे चैनल पे आए, ओके, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं और ज्यादा काम कर सकूं वीडियो के ऊपर, है ना। तो वही चीज है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप रखते हैं इसमें, राइट। चलो, तो सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब जीके जीएस बाय आयुष को, और कमेंट में बताना जरूर कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और मिलते हैं 1:30 बजे लाइव। 1:30 बजे मुझे लाइव ज्वाइन कर लीजिएगा, 1:30 PM पे। आज ज्योग्राफी की 4th क्लास है, ज्योग्राफी की 4th क्लास है। ठीक है, हमने 3 क्लास तक कर लिया कल, और आज ज्योग्राफी की 4th क्लास है। 1:30 PM पे, 1:30 बजे दोपहर में मुझे लाइव ज्वाइन कर लीजिएगा ज्योग्राफी क्लास में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी रिवाइज करनी है तो क्लास में आना। चलो बाय, थैंक यू।